तहसील से हमने एक रूपरेखा बनाई कि जो लोग हमारे जो युवा शक्ति है जोड़ने का काम करेंगे। हम गांव गांव गए, वहाँ पर भी जो उसमें 4 हमारे जो बुजुर्ग शहीद होने के बाद में हमारी वेदना, हमने वहाँ प्रतिज्ञा ली कि हम किसी प्रकार से तानाशाही एनटीपीसी और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। यहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं बिना पैसे के, बिना इलाज के, बिना रोजगार के, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसको लिए आप कह सके कि यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है। केवल हमें हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी पुलिस के रूप में, कभी यहाँ पे शासन के रूप में, और हमको ठगने का काम किया जा रहा है। किसान, सभी किसानों ने बिल्कुल जिद ठान ली है कि जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे एनटीपीसी से तब तक पीछे नहीं हटा जाएगा। हमने अपनी माँ को दिया है, ज़मीन माँ होती है किसान की, और इन्होंने हमारी माँ को छीना है। और किसानों ने निरंतर ही 35 वर्ष से धरना करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके पीछे हटेंगे, कोई कंडीशन नहीं है पीछे हटने की। हमारे लगभग काफ़ी ज़मीन एनटीपीसी के अंदर गई है और 1986 में, 87 में, 89 में एक्विजिशन हुआ था। उस एक्विजिशन में यहाँ लोगों को शकल देख के मुआवजा दिया गया। किसी को 6 रुपये गज का, किसी को 10 रुपये गज का, किसी को 30 रुपये गज का, और जो ज़्यादा पावरफुल है उसको 50 रुपये गज का। वहीं इन लोगों ने समझौते के आधार पर 250 रुपये गज का मुआवजा दिया है। जो आज हम यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं 24 गाँवों के किसान, उनकी सभी की ये पीड़ा है कि अगर हम किसान हैं, हम गरीब हैं, तो क्या हमें 6 रुपये गज का मुआवजा दिया जाएगा? हम कमजोर हैं तो हमें 50 रुपये गज का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो पावरफुल लोग हैं, जिनकी साठगांठ एनटीपीसी के साथ थी, उनको 250 रुपये गज का मुआवजा समानता के आधार पर, वहीं उनको रोजगार भी दिया गया। जबकि 2291 किसानों की जमीन गई है इस पर परियोजना में, लेकिन मात्र 182 लोगों को रोजगार दिया है, वो भी उसके बाद जो किसान रह गए हैं। अब एनटीपीसी कहती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। 2200 परिवारों में से 2200 परिवारों की यहाँ जमीन ली गई, जिसमें से प्रत्येक परिवार को नौकरी देनी थी, और इन्होंने 181 परिवारों को नौकरी दी, बस बाकी को नौकरी अब ये नहीं दे पाए। तो ये कौन सी समानता है जी? तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भैया, जो असमानता है उसको समानता के आधार पर, लोकतंत्र की यही तो व्यवस्था है, समानता के आधार पर सबको उसका हक मिलना चाहिए। हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ है? 30 साल हो गए लड़ते लड़ते, 2 बार गोलियां खा चुके हैं किसी एनटीपीसी के द्वारा। 94 में एनटीपीसी ने लाठीचार्ज करा दिया था, गोलीकांड करा दिया, लोग मर गए, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। अभी 1 नवंबर 2022 को एनटीपीसी द्वारा लाठीचार्ज करा दिया किसानों पर। हमारे 12 किसान 27 दिन जेल में रह गए, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी की तालाबंदी, चाहे हमें सांसद घेराव करना हो, विधायक जी का घेराव करना हो, एसडीएम का घेराव करना हो, डीएम का घेराव करना हो, जब तक हमारे हक नहीं मिल जाएंगे, हम न इस धरने को छोड़ेंगे, न इस स्थल को छोड़ेंगे, और न एनटीपीसी को छोड़ेंगे, और न अपने उन रहनुमाओं को छोड़ेंगे जो आज एनटीपीसी के सामने नतमस्तक है। हमारी क्या गलती है? हमारी ये गलती कि हमारी जमीन गई है, और जमीन जाने के बाद हमें समानता का बर्ताव हमारे साथ नहीं हुआ है। हमें शकल देख के मुआवजा दिया गया है, हमें शकल देख के रोजगार दिया गया है, और आज एनटीपीसी कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये किसानों की गलती नहीं है, ये किसानों का हक है। जो करार हुए थे, जो एनटीपीसी ने किसानों के साथ करार किए थे, समझौते जो हुए हैं, ये किसान 24 गांवों के जो किसान बैठे हैं उसी की बात के लिए बैठे हैं कि अपना हक लेकर रहेंगे। हमें पिछले 4 महीने से हम लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ना हमारा विधायक आता है, ना हमारा सांसद आता है। जिस समय किसानों पे 1 नवंबर 2022 को लाठीचार्ज हुआ था, मैंने खुद से विधायक को फोन किया था कि विधायक जी आप यहाँ पे आइए, किसानों पे बर्ता हो रही है, माताओं पे लाठियां चलाई जा रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो विधायक ने कहा अच्छा, इतना कह करके विधायक ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता हमारे प्रति क्या है। हवन विचारात्मक शुद्धि मंत्र बोलने से, और इसके जो भाप उठती है, जो उठती है, इससे वातावरण की शुद्धि, वही कि हमारे जो है तन और मन की शुद्धि होती है, और बुद्धि में पवित्रता आती है, और जो भी दुर्गुण होते हैं, दुर्विचार होते हैं, अच्छे विचारों की चर्चा करने से वो विचार भग जाते हैं। बस हवन से यही तात्पर्य है, और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अच्छी बात सुनी जाए, हमारी पीड़ा सुनी जाए, शासन प्रशासन एनटीपीसी हमारी पीड़ा को सुने और सही रूप में हमारा समस्या का निदान हो। क्या बात है, हमारी यज्ञ की संस्कृति है, ये इतनी दुर्गंध, इतना वातावरण की दुर्गंधी करते हैं, ये इतना प्रदूषित वातावरण करते हैं। यहाँ के लोग आए दिन बेमौत मर रहे हैं, क्या इनको नहीं करना चाहिए सब? ये आए दिन इतना प्रदूषण, इतना पानी का प्रदूषण यहाँ हो चुका है, 800, 700, 600 के स्तर पर पहुँच रहा है पानी का प्रदूषण। इतनी भारी
यहाँ की चेतावनी दे दी गई है लोगों ने, विशेषज्ञों ने, कि भाई यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, यहाँ का वातावरण रहने लायक नहीं है। और जहाँ भी एनटीपीसी, आप कहीं भी जिस एनटीपीसी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ यही समस्या है। आज भी हम 35 वर्षों के बाद भी आज हम समस्या हमारे लंबी फहरिस्त है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं इनसे। समान मुआवजा मिले सबको, समानता के आधार पर रोजगार मिले। आपने एक ही वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कुछ मुआवजा दे दिया, दूसरे कुछ दे दिया। गरीब किसान, भोले भाले अनपढ़ किसान क्या जाने इस चीज़ को। जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, ITR वगैरह डाल कर उन्होंने कागज़ निकाले, भाई हमारे साथ तो इस तरह अन्याय धोखाधड़ी हो गई, तो लोगों ने संघर्ष करने शुरू करे। रही बात समान मुआवजे की, तो मुआवजे में रोजगार की, 2200 परिवारों में से 2200 परिवारों की यहाँ ज़मीन ली गई, जिसमें से प्रत्येक परिवार को नौकरी देनी थी और इन्होंने 181 परिवारों को नौकरी दी, बस बाकी को नौकरी अब ये नहीं दे पाए। तो ये कौन सी समानता है जी? तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भैया, जो असमानता है उसको समानता के आधार पर, लोकतंत्र की यही तो व्यवस्था है, समानता के आधार पर सबको उसका हक मिलना चाहिए बस। नेता लोग तानाशाह बने हुए हैं, पब्लिक के साथ उनका मानवता का रिश्ता रह नहीं गया है। आजकल वो धमकाने की भाषा, आजकल वो आपस में बांटने की भाषा, जाति पाति के रूप में फूट डालकर और राज करने की उनकी विधि हो गई है। वो मानवता वाले स्तर बहुत कम हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि आए दिन मर्यादाएं टूट रही हैं, मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है और वही आम आदमी के साथ में परिहास हो रहा है, जिसके कारण ये उदास है बस। हमारे लगभग काफ़ी ज़मीन एनटीपीसी के अंदर गई है और 1986 में, 87 में, 89 में एक्विजिशन हुआ था। उस एक्विजिशन में यहाँ लोगों को शकल देख के मुआवजा दिया गया। किसी को 6 रुपये गज का, किसी को 10 रुपये गज का, किसी को 30 रुपये गज का, और जो ज़्यादा पावरफुल है उसको 50 रुपये गज का। वहीं इन लोगों ने समझौते के आधार पर 250 रुपये गज का मुआवजा दिया है। जो आज हम यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं 24 गाँवों के किसान, उनकी सभी की ये पीड़ा है कि अगर हम किसान हैं, हम गरीब हैं, तो क्या हमें 6 रुपये गज का मुआवजा दिया जाएगा? हम कमजोर हैं तो हमें 50 रुपये गज का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो पावरफुल लोग हैं, जिनकी साठगांठ एनटीपीसी के साथ थी, उनको 250 रुपये गज का मुआवजा समानता के आधार पर, वहीं उनको रोजगार भी दिया गया। जबकि 2291 किसानों की जमीन गई है इस पर परियोजना में, लेकिन मात्र 182 लोगों को रोजगार दिया है, वो भी उसके बाद जो किसान रह गए हैं। अब एनटीपीसी कहती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। हमारी क्या गलती है? हमारी ये गलती कि हमारी जमीन गई है और जमीन जाने के बाद हमें समानता का बर्ताव हमारे साथ नहीं हुआ है। हमें शकल देख के मुआवजा दिया गया है, हमें शकल देख के रोजगार दिया गया है, और आज एनटीपीसी कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये किसानों की गलती नहीं है, ये किसानों का हक है। जो करार हुए थे, जो एनटीपीसी ने किसानों के साथ करार किए थे, समझौते जो हुए हैं, ये किसान 24 गाँवों के जो किसान बैठे हैं उसी की बात के लिए बैठे हैं कि अपना हक लेकर रहेंगे। हम इनसे मुआवजा, ये किसान जो बैठे हैं सारे, ये किसान आज की डेट का मुआवजा नहीं मांग रहे हैं एनटीपीसी से। ये उस समय पे 1985 में, 87, 99 में जो करार हुए थे, उन करार के आधार पर, उस समानता के आधार पर, उस रोजगार को, उस समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जो इन लोगों ने 1986 में, 1989 में 250 रुपये का गज का दिया है। ये किसान सब इसीलिए बैठे हैं कि हमें 250 रुपये गज का मुआवजा और समान नौकरी जो इन्होंने दी है, और जो 10% विकसित प्लॉट हैं, जो समझौता हुआ था, जो करार हुए हैं, वो 10% प्लॉट की भी मांग आज ये किसान इसीलिए कर रहे हैं और एनटीपीसी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने असमानता बरती है, शकल देख के जो इन्होंने मुआवजा दिया है, कभी भी हमारे यहाँ 4 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। आज नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 4 प्राधिकरण कर रहे हैं। आप किसी प्राधिकरण का भी रेट उठा के देख लीजिए। जिस सन में वहाँ जमीन गई है, उस सन में सभी का रेट जो है एक समान है। वहाँ इन्होंने जैसे एनटीपीसी ने किया कि क्या असमानता बढ़ती है, वहाँ कभी असमानता बढ़ती नहीं गई है। जब यहाँ पे सभी प्राधिकरण सभी समान मुआवजा दे रहे हैं तो एनटीपीसी क्यों नहीं देगी? एनटीपीसी ने अपनी जमीन स्वयं अधिग्रहण नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जब सभी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो अथॉरिटी जमीन ले रही है उसमें समान मुआवजा दे रही है, तो ये एनटीपीसी क्यों नहीं? जेवर में दे रही है, ग्रेटर नोएडा दे रही है, नोएडा दे रही है, सभी को कहीं भी उठा कर देख लीजिए। हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ है? 30 साल हो गए लड़ते लड़ते, 2 बार गोलियां खा चुके हैं किसी एनटीपीसी के द्वारा। 1994 में एनटीपीसी ने लाठीचार्ज करा दिया था, गोलीकांड करा दिया, लोग मर गए, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। अभी 1 नवंबर 2022 को एनटीपीसी द्वारा लाठीचार्ज करा दिया किसानों पर। हमारे 12 किसान 27 दिन जेल में रह गए हैं, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी के कान पर जू नहीं रहेंगी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और
जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी के सामने नतमस्तक हैं। पता नहीं क्यों, क्या बात है, ये तो भगवान जाने। लेकिन हम अपने लोग, हमारे किसान अपना हक लेकर रहेंगे और तब तक हम लड़ते रहेंगे। किसान, सभी किसानों ने बिल्कुल जिद ठान ली है कि जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे एनटीपीसी से तब तक पीछे नहीं हटा जाएगा। हमने अपनी माँ को दिया है, ज़मीन माँ होती है किसान की, और इन्होंने हमारी माँ को छीना है। और किसानों ने निरंतर ही 35 वर्ष से धरना करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके पीछे हटेंगे, कोई कंडीशन नहीं है पीछे हटने की। सबको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। किसानों की किसने सुनी है? अपने अपने कारण हो सकते हैं राजनीतिक, क्या कह सकते हैं। अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो लोग बता रहे थे कि कुछ बीमारियां भी हो गई हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो उसको लेकर एनटीपीसी ने ध्यान दिया है कभी? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। पूरा क्षेत्र 24 गांव हेपेटाइटिस, कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। आए दिन युवाओं की मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां पनप रही हैं उनमें। एनटीपीसी का कोई इस चीज़ पे स्टंट नहीं है। आप जाके देखेंगे तो प्रत्येक गांव में 60% तक कैंसर का लेवल है। अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग कराई जाए, उनकी टेस्ट कराई जाए तो मेरे हिसाब से 60% तो हेपेटाइटिस मिलेगा। मेरे खुद के घर के आसपास अगर देखेंगे तो केवल 50 घर के दायरे में आप 20 घर में जाएंगे तो देखेंगे उनमें हेपेटाइटिस मिलेगा कॉमन रूप से। अभी लास्ट एक हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ कैंसर से डेथ हुई है, उनको हेपेटाइटिस था, उनको लीवर कैंसर हो गया उससे, और मात्र 2 महीने के अंदर ही उन्हें पता चला, 2 महीने में उनकी मृत्यु हो गई। वो इलाज भी नहीं करा पाए। इलाज के लायक पैसा ही नहीं है लोगों पे, अस्पताल की सुविधाएं कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता, कोई किसी तरह के मेडिकल कैंप नहीं लगते हैं। जब उद्योग जगत के सामने, कॉरपोरेट के सामने जब हमारी राजनीति उनकी जूती बन जाए तो वही हाल होता है जो आज यहाँ पे हो रहा है। आज हमारा प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक है, वो चाटुकारी करते हैं एनटीपीसी की, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा खासा यहाँ से उन्हें माल प्राप्त होता है और किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में जब उद्योग लगता है तो उसमें विकास की ब्यार बहने तक के आर्टिकल तो आप देखते हैं कि विकास की ब्यार बहेगी। अब यहाँ पे आया है उद्योग, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ विकास, यहाँ तो विनाश के ऊपर विकास हो रहा है। यहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं बिना पैसे के, बिना इलाज के, बिना रोजगार के। लेकिन उसके लिए यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसको लिए आप कह सके कि यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है। केवल हमें हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी पुलिस के रूप में, कभी यहाँ पे शासन के रूप में, और हमको ठगने का काम किया जा रहा है। अभी जैसे कि आपको बताया भी गया होगा, आप क्षेत्र में भी आए हैं, आपने क्षेत्र को देखा भी है। ये गौतम बुद्ध नगर का ही इलाका है। एक तरफ गौतम बुद्ध नगर वो है जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहाँ पे मल्टीनेशनल सुविधाएं हैं, और एक गौतम बुद्ध नगर का ये वो इलाका है जहाँ एक अदद 10 लाख की आबादी के बीच में एक हॉस्पिटल के लिए यहाँ की आबादी तरसती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ बेटियों को पढ़ने के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर जाया जाता है, वो भी साइकिलों से। परिवहन तक की कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं खेलकूद की मैं बात करूँ, इन गाँवों से वो प्रतिभाएं निकलती थी, चाहे वो कबड्डी में आती हों, चाहे वो कुश्ती में आती हों, बड़ी अच्छी प्रतिभाएं निकलती थी। लेकिन आज जो हमारे खेल के मैदान थे वो सब एनटीपीसी द्वारा जब्त कर लिए गए। उनके बदले में आज तक ना कोई जमीन आवंटित की गई है, ना कोई खेल के मैदान आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर किसान मर रहा है, पीड़ित है। पिछले 4 महीने से हम लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ना हमारा विधायक आता है, ना हमारा सांसद आता है। जिस समय किसानों पे 1 नवंबर 2022 को लाठीचार्ज हुआ था, मैंने खुद से विधायक को फोन किया था कि विधायक जी आप यहाँ पे आइए, किसानों पे बर्ता हो रही है, माताओं पे लाठियां चलाई जा रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो विधायक ने कहा अच्छा, इतना कह करके विधायक ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता हमारे प्रति क्या है। सांसद को मैंने खुद से फोन किया था, सांसद ने कहा जी मैं त्रिपुरा हूं और मैं कल ही धरने पर आ रहा हूं, इन अधिकारियों से हमारे क्या मतलब है। उस दिन से और आज 1 नवंबर से आप देख रहे हैं ये समय आ चुका है, आज तक सांसद हमारे फोन नहीं उठाते हैं, हमारे पास आते नहीं है। लेकिन ये किसान जो 65% आबादी इस देश के अंदर लेके बैठा हुआ है, ये सरकार बनानी भी जानता है तो इस सरकार को उखाड़नी भी जानता है। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको आज इस मंच के माध्यम से, इस किसानों के संगठन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में भाजपा यहां से सीट नहीं जीत पाएगी, और इस देश से भी हम उनका देश निकाला कर देंगे। ये किसान है, ये 65% है, और 65% की आबादी किसी भी सरकार को उखाड़ने और बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर जब जब किसान दुखी होगा तो धरती पर वास्तव में तूफान आएगा, और उस तूफान का नाम ही आप इस रसूलपुर की आप ये ऐतिहासिक भूमि देख रहे हैं, इस पर जो आप देख रहे हैं वही हमारा अहंकार है, और इस अहंकार को हम इस सरकार को बदलने के लिए काम करेंगे। या तो हमारे हक दे दें, हमारे करार दे दें, और अगर आप करार पूरे नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए गद्दी। फिर आप क्यों गद्दी पे आए हैं? आप जब सिंहासन आपसे नहीं संभाले जाते, किसान आपसे नहीं संभाले जाते, तो ऐसी गद्दी में लात मार दीजिए। फिर आप
या तो आप छोड़ देंगे या फिर हम छुड़वा देंगे, और वोट की चोट से हम विश्वास दिलाते हैं 2024 में इस सरकार को हम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। 2027 में योगी जी से तैयारी कर ले, इस उत्तर प्रदेश में अब की बार नहीं रहने वाले हैं। अगर किसानों को सताया जाएगा तो किसान बार बार सड़क पे आएगा, और जब जो किसान सड़क पे आएगा तब तब देश में हुंकार आएगा। तो क्या भाजपा ने सिर्फ किसानों को सताया है? देखिए, जब जो सत्ता में होगा जवाब उससे लिया जाएगा। विपक्ष से क्या जवाब लेना? आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में क्यों आए? आप किसानों से वादे करके आए थे ना कि किसानों की जो भी समस्याएं होंगी उसे हम दूर कराएंगे। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, किसान अपनी फसल का सही मूल्य ले पाएगा, किसानों के जहां अधिग्रहण होंगे वहां अधिग्रहण का सही मूल्य मिलेगा, किसानों के जो भी किसान कोर्ट में खड़े हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनका निस्तारण कराया जाएगा। क्या वास्तव में यह हो रहा है? किसानों को कुचला जा रहा है, किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, किसानों के घर से जो महिलाएं आती हैं उन पे वाटर कैनन चलाया जाता है। आखिरकार कॉर्पोरेट जगत के सामने इतना नतमस्तक होने की क्या जरूरत है? अगर किसान ही नहीं है इस धरती के ऊपर, फिर है कौन? अगर मैं 35 वर्षों की बात करूं, आपकी मांगे 35 वर्षों से चलती आ रही है। उन 35 वर्षों में कई सरकारें आई हैं, कई गई हैं, तो किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारी मांगे नहीं है, ना हमने कोई मांग की है। ये हमारे पास करार हैं, हमारे पास लिखित समझौते हैं कि जब आपकी जमीन अधिग्रहण हो रही है एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक समान मुआवजा दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट पर अधिग्रहण हुआ, चाहे वहां पे हवाई पट्टी बने, चाहे वहां पे होटल बने, चाहे वहां पे मल्टीनेशनल कंपनियां आए, कुछ भी आए, उस चीज से कोई मतलब नहीं है, वहां पे मुआवजा एक समान है। अभी आप देख रहे थे अरुणदीप सिंह का अखबार में स्टेटमेंट था कि एक तहसील में 2 मुआवजे नहीं हो सकते। फिर दादरी की तहसील में 2 मुआवजे अलग क्यों? अगर आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो मुआवजा अलग, अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो मुआवजा अलग, अगर आप राख डाल रहे हैं तो मुआवजा अलग। इतने मुआवजे कैसे हो सकते हैं? अगर 24 गांव में अगर आप 24 ही मुआवजे देंगे तो किसान कैसे सहन करेगा? तो यह सिद्धांत हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी सत्ता के साथ भागीदारी उसकी उतनी पैसे में साझेदारी। फिर तो यह हो गया, फिर किसान के लिए समानता कहां आई? अगर मैं आपसे गौतम बुद्ध नगर जिले के हिस्सों की बात करूं तो एक तरफ तो नोएडा, जहां पर जैसे कि आप बता रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक तरफ ये 24 गांव। तो ऐसा क्या है कि इन 24 गांव को अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब सत्ता के जो नुमाइंदे हैं जब वो कारपोरेट जगत के चाटुकार हो जाएंगे तो वही हाल होगा जो आज एनटीपीसी से पीड़ित इन गांवों का हो रहा है। हम कोई नेता थोड़ी हैं, हम तो शोषित हैं, हम तो पीड़ित हैं। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये नेताओं की आवाज नहीं है हमारी, ना हम कोई प्रधान है गांव के, ना हम कोई जनप्रतिनिधि हैं। हम शोषित वंचित किसानों के बच्चे हैं जो आज मुखर होकर आगे आए हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े सीधे थे, उनको इन्होंने समय समय पर ठगा, कभी शासन के द्वारा, कभी प्रशासन के द्वारा, कभी एनटीपीसी के द्वारा। अब की बार की सरकार बनने दीजिए, आपका हम भला कराएंगे, अब की बार हमारी सरकार बनने दीजिए, हम भला कराएंगे। आखिरकार जब भी पूछा जाएगा, आज भाजपा कहती है कि कांग्रेस के समय अधिग्रहण हुआ था, आज भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। भाई आज तो आप सत्ता में पिछले 10 साल से, आज आप क्यों नहीं करा सकते? जेवर एयरपोर्ट पे जब आप कहते हैं कि एक समान मुआवजा हो सकता है, तो एनटीपीसी के 24 गांवों का मुआवजा एक समान क्यों नहीं हो सकता? क्या इन्होंने जमीन हमसे मसालों की खेती करने के लिए ली थी? एक उद्योग लगाने के लिए जमीन ली थी? क्या उद्योग घाटे में चल रहा है? अगर उद्योग घाटे में चल रहा है तो किसानों की जमीन वापस कर दे, हम इनका मुआवजा वापस कर देते हैं। जो इन्होंने कंपनसेशन हमें दिया है हम उसे वापस कर देते हैं। इन्होंने जो जमीन हमारी चली गई वो तो चली गई, उसके बाद की जमीन बची हुई है उस पर भी अतिक्रमण है, कहीं गैस लाइन के रूप में। एक हमारे गांव सलारपुर से 6 गैस लाइन निकलती हैं गेल की, जिन पे आप खेती भी करते हैं तो खेती तक नहीं होती, आप उन पे कोई इन पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमारे गांव से 5 हाई टेंशन लाइनें निकल सकती हैं, आप उनके नीचे कोई काम नहीं कर सकते। तो किसान जो पहले चली गई वो चली गई, जो आगे बची उस पे भी किसान परेशान है। किसान की जमीन बिक नहीं सकती, किसी की बेटी के हाथ पीले होने जमीन बेच नहीं सकता किसान, क्योंकि नीचे से गैस लाइन है और ऊपर से हाई टेंशन लाइन है, तो किसान को दूर ही मार है। आप हमें एक बात बताइए, हमारे इस एनटीपीसी प्लांट के बराबर से गंगाजल निकलता है जो आपका गंगा से आता है, उसका पानी आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वसुंधरा, दिल्ली सब पीते हैं, लेकिन हमारे गांवों का पानी का जो आईक्यू लेवल है वो इतना खराब है कि वो 150, 300, 350 के पार है। आप उस पानी को चेक कराओ तो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम कहती है कि इस पानी में कैंसर, हेपेटाइटिस ए और बी के इतने सारे लक्षण मौजूद हैं। फिर आखिरकार हमारे यहाँ का पानी खराब कैसे हो गया?
टीडीएस इतना लेट इतना ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? जब यहाँ का पानी, यहाँ के गंगा नहर का पानी ग्रेटर नोएडा और नोएडा दिल्ली पी रहे हैं, तो हमारे यहाँ का पानी खराब क्यों है? इससे पता चलता है कि इन धूर्तों ने हमारे साथ मक्कारी की है, हमें छला है और अपने गंदे पानी को इन्होंने जमीन में उतारा, जिसके कारण इस क्षेत्र का सारा पानी गंदा हो चुका है और उसको हम पीने के लिए मजबूर हैं। आज हमारे गांवों के अंदर इन्होंने 2016 में इन्होंने आपके पंप लगवाए थे आरओ सिस्टम के। 2016 से वो बिल्डिंगें तो गिरने के लिए तैयार हो गई, वो आज तक चालू नहीं कराए उन्होंने। और जब पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बिजली का कनेक्शन आप लो। यानी कि एक ऐसी बस हमें देना चाहते हैं जिस पर ड्राइवर हमारा हो, कंडक्टर हमारा हो, सीटें हमारी हो, डीजल हमारा हो और उस पर नाम लिखा हो बाहर एनटीपीसी द्वारा प्रदत्त। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। आज अस्पताल की बात करते हैं, गांव में 3 साल के बाद जब यहां पे हमारा धरना चला है, उसके दबाव में आकर के महोदय कमिश्नर साहब ने जब इनको हड़काया है, तब जाकर के गांव में जाकर के कैंप लगाते हैं। जो डेटें एक्सपायर होने वाली है दवाइयों की, उनके 1-1 महीने पहले कैंप लगाते हैं, आंखों के कैंप लगाते हैं और उसके नाम पे ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। दांतों के अस्पताल में कोलगेट बांटते हैं, स्कूलों के नाम पे रबड़ कटर और पेंसिल बांटते हैं, बैग बांटते हैं जिनके पीछे एनटीपीसी लिखा होता है। तो अब इनकी मक्कारी और चालाकी भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में माननीय सुखबीर खलीफा जी, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में धरना चल रहा है 4 महीने से। और चाहे हमारी सांसें निकल जाएं, लेकिन जब तक अपना हक ले नहीं लेंगे, ये धरना यहां से समाप्त नहीं होगा। चाहे ये हमें फांसी लगवा लें, लाठी चार्ज नहीं है, गोलियां भी चलवा लें। हमारे 12 किसान इन्होंने जबरदस्ती शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए इन्होंने 27 दिन जेल में रखे और हमारे ऊपर 307, 308 के चार्ज लगाए इन्होंने, जिसको मानने हमारी कोर्ट ने जाते ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर यह चार्ज, इनकी पुलिस ने यहां पर पत्थर इकट्ठे करके रोड पे फैलाए, उसकी वीडियो हमने मान्य महोदय कोर्ट को दिए हमने कि जी एक बार मान्यवर इसकी जांच कराएं। एसडीएम महोदय, कमिश्नर के रेट के अंदर एसडीएम का क्या मतलब है? एक एसडीएम आता है और किसानों के ऊपर खड़े होकर लाठी चार्ज कराता है, गांव में गलियों में घूम घूम के लाठी चार्ज कराता है। ऐसे एसडीएम को भी हम पद पे रहने नहीं देंगे। अभी यह धरना हमारा यहां से एनटीपीसी की तालाबंदी, चाहे हमें सांसद घेराव करना हो, विधायक जी का घेराव करना हो, एसडीएम का घेराव करना हो, डीएम का घेराव करना हो, जब तक हमारे हक नहीं मिल जाएंगे, हम ना इस धरने को छोड़ेंगे, ना इस स्थल को छोड़ेंगे और ना एनटीपीसी को छोड़ेंगे और ना अपने उन रहनुमाओं को छोड़ेंगे जो आज एनटीपीसी के सामने नतमस्तक हैं। कम हजारों की संख्या में युवा शक्ति जुड़ी हुई है और काफ़ी लोग गांव-गांव टीम बनी हुई है। और बहुत 1 साल आदरणीय गुरुजी सुखबीर खलीफा जी ने, जो हमारे भारतीय किसान परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ हमने लगातार, उससे पहले भी हमने युवाओं को जोड़कर फिर टीम गठित करी है गाँवों में। बहुत उत्साह है सब युवाओं के, जो बेरोजगार युवा हैं, सबकी यही है कि एनटीपीसी हमारे स्थानीय बहुत नज़दीक है। एनटीपीसी बाहर से भर्ती करके लाती है, हमें यहाँ पर ही रोजगार चाहिए। यहाँ से बच्चे जाते हैं, कोई नोएडा जॉब करने के लिए जाता है, गाजियाबाद या दिल्ली जाना पड़ता है। जब नज़दीक नहज के स्थानीय हमें रोजगार, जब हमारी ज़मीन ली है, इन्होंने करार किया है कि हम आपको रोजगार देंगे, तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे? तो उसे लेकर ही हम लगातार, जो हमारे किसान बड़े मतलब किसान जो युवा हैं हमारे, सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत मजबूती के साथ हमारा आंदोलन चल रहा है। सफलता की तरफ आंदोलन है हमारा, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, सब एकजुट हैं हम। और एक परिवार का माहौल गुरुजी ने बनाने का काम किया है। युवाओं को देखो, गुरुजी के निर्देश हैं कि एक सिस्टम तरीका से चल रहे हैं और अब युवा शांत नहीं है। अब युवा तो कह रहे हैं चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, चाहे हमें पानी रोकना पड़े। अगर गुरुजी एक संकेत करते हैं तो हजारों की संख्या में, मैं कई हजारों की संख्या में, क्योंकि जो लोग बच्चे और कहीं भी घर पे उन्हें पता चल, एक वीडियो डाल दी कि आज गुरुजी किसी का घेराव करने जा रहे हैं, तो पीछे पीछे की पब्लिक मतलब दुगनी तिगनी मतलब जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। इतना ऐसा आंदोलन मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, क्योंकि मैं ग्रेट नोएडा से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारी ज़मीन भी रेल लाइन में गई है। तो उधर भी बहुत सारे मैंने प्राधिकरण पर भी आंदोलन देखे हैं, उधर भी देखे हैं। जितनी भीड़ हमारे पास है, जितनी मतलब जनसैलाब हमारे पास है, और भी जनसैलाब नहीं, वास्तव में दुखी है लोग और इतना उत्साहित हैं गुरुजी के साथ लड़ने से, इस लड़ाई के लिए। और वे उन्होंने कह दिया अब आर पार की लड़ाई, करो या मरो की स्थिति में है अब हम बहुत इंतजार कर लिया। उससे पहले भी हमने 3 साल से लगातार ये आंदोलन चला। मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, सबसे प्रारंभ में ही इसमें जुड़ा हूँ युवाओं में। पहले सौरभ आज़ाद जी बैठे हुए हैं, 2-4 युवा जाते थे पहले। हमने फिर पहले कलेक्ट्रेट में हमारे एक चरण सिंह थे, उन्होंने जो अनशन दिया, उसके बाद धीरे धीरे क्रम बढ़ा। उसके बाद हम तहसील में 3 महीने लगातार हम बैठे जी, और 3 महीना में हमने लोगों को फिर यहाँ से ही तहसील से हमने एक रूपरेखा बनाई कि जो लोग हमारे जो युवा शक्ति है जोड़ने का काम करेंगे। हम गांव गए, यहाँ पर भी जो उसमें 4 हमारे जो बुजुर्ग शहीद होने के बाद में हमारी वेदना, हमने वहाँ प्रतिज्ञा ली कि हम किसी प्रकार से तानाशाही एनटीपीसी और सरकार को झुकाने का काम करेंगे, अपने करार पूरे कराने का काम करेंगे। और सरकार ने पहले भी जब हम उस समय
विधायक जी ने, ऊर्जा मंत्री, जब हमारा जो 3 महीने लगातार आंदोलन चला, 4 शहीद हो गए हमारे बुजुर्ग, हमारे से बीच में चले गए, तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ठंड में हम बैठे रहते थे, 24 घंटा हमारा जो वहाँ पर धरना चलता था। उसके बाद में, जब होने के बाद में फिर यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी आए, जो ऊर्जा मंत्री हैं केंद्र में। उसके बाद में विधायक जी ने निकले, आप किसी प्रकार से शांत कर दो इसे, जैसे ही चुनाव होने के बाद हम तुम्हारे करार पूरे, जो भी समान मुआवजा, रोजगार और अन्य मांगे तुम्हारे पूरे कराने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने पूरे वादा खिलाफी करी है, हमारे साथ बहुत छल किया है। उस छल का बदला ये लेंगे कि चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। युवा हर तरीका से, अभी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई बन गई हमारे बुजुर्गों की, अब हम किसी प्रकार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।